हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास पर फुल वीडियो। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत। ठीक है, इतिहास के स्रोत के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियां, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती हैं, मूर्तियां आते हैं, चित्रकला आते हैं एवं स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हैं। जो अभिलेख है ना, वो कहाँ पर खुदे हैं? ताम्रों पर खुदे हैं। अभिलेख दीवारों पर खुदे हैं। स्तंभ यानी खंभों पर खुदे हुए मिले हैं। ठीक है, एशिया माइनर में बोगोजकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मित्तनी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। जो एशिया माइनर का प्राचीन मित्तनी अभिलेख है ना, इसमें क्या है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं हम लोग हैं दूसरा, बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। ठीक है, नंबर 3 दिखा रहे हैं इसके अंतर्गत। अन्य अभिलेखों में हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल द्वारा बनवाया गया, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय आदि प्रमुख हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या है? इन अभिलेखों का निर्माण करवाया गया है। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा साहित्यिक स्रोतों में। जो साहित्यिक स्रोत है ना, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य शामिल है। धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य क्या है? शामिल है किसमें? साहित्यिक स्रोत में। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। धार्मिक साहित्य उसके अंतर्गत रामायण आता है, उपनिषद आता है, महाभारत आती है, पुराण आती है, स्मृति ग्रंथ आता है, बौद्ध जैन ग्रंथों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया है। नंबर 2 आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य है, जैसे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, कथास रिश्ता सागर सोमदेव द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इन सभी को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। अब नंबर 3 हम लोग जानते हैं विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण के बारे में। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें क्या है? प्राप्त होती है। यूनानी, रोम क्लासिकल लेखकों में टिसियस तथा हेरोडोटस इतिहास के पिता का नाम उल्लेखनीय है। टिसियस जो था ना, वो ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस को कहा गया इतिहास का क्या कहा गया? जनक या पिता कहा गया। ठीक है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक नियाकस
ऑनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस थे। अन्य विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, प्लूटोकार्क एवं स्ट्रेबो के नाम सम्मिलित हैं। जानते हैं विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण के बारे में। तो विदेशी यात्री जो थे हमारे यहाँ तो नंबर 1 पर आया था सिकंदर। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी, रोमन, क्लासिकल लेखकों से टिसियस तथा हेरोडोटस को इतिहास के पिता का नाम उल्लेखनीय है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक निरियाकस, ऑनेसिटिकस तथा अरिस्टोबुलस थे। ठीक है, अरिस्टोबुलस थे। अन्य विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, प्लूटोकार्क एवं स्ट्रेबो के नाम सम्मिलित हैं। क्या है? स्ट्रेबो के नाम भी सम्मिलित हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्योत्तर युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मौर्योत्तर युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। हुइनसांग वृत्तांत सियुकी नामक में प्रसिद्ध है। सियुकी जो लिखा है, हुइनसांग ने लिखा है, जिसमें क्या है उसके सारा वृत्तांत प्रसिद्ध है। ठीक है, फॉहन की रचना है जो फोक क्यों की है। ठीक है, अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो अरबी लेखक अलबरूनी था वो किसके साथ आया था? गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी कृति किताबुल हिंद तथा तहकीक हिंद भारत की खोज में तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन है। जो तहकीक हिंद किताबुल हिंद लिखी है ना, उसमें क्या है, अलबरूनी ने क्या किया है, भारत की जो समाज की दशा उसका विवरण किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिक्कों के बारे में। ठीक है, सिक्के एवं मुद्राएं। जो प्राचीन काल में सबसे पहले क्या था, लिखने या पढ़ने का स्रोत नहीं मिला था हमको, है ना। तो जो आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्कों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के कहते हैं। बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे, जिन पर क्या था, कोई लेख नहीं मिला था, है ना, उन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई। किससे? यूनानियों से सिक्कों पर लिखने की परंपरा जो आई है ना। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। किसने जारी किए? हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासनकाल में जारी की गई थी। जो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो किसके काल में जारी की गई थी? गुप्त शासनकाल में जारी की गई थी। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादक करते हुए दिखाया गया है। यज्ञ श्री सातकर्णी सतवाहन के मुद्रा पर जलपोत का चित्रण उत्कीर्ण है। जो यज्ञ श्री सातकर्णी है उनकी मुद्रा पर क्या है? जलपोत का चित्रण मिलता है। तथा समुद्रगुप्त की जो सिक्का है उन पर क्या है? वीणा वादक करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं में शक विजय का विवरण मिला है। जो चंद्रगुप्त की व्याघ्र शैली की मुद्राएं उनमें क्या है? शकों पर जब उसने विजय किया तो उसका विवरण मिलता है। अब आगे हम लोग जानते हैं प्राक इतिहास के बारे में, यानी प्राक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिसमें क्या है? लिखित का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, प्राप्त अवशेषों से ही हमें उस काल के जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इस काल के उपलब्ध प्रमाण उनके औजार हैं जो प्रायः पत्थरों से निर्मित हैं। ई कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जो ई कनिंघम है ना, उनको क्या है? पुरातत्व का जनक कहा जाता है। होमो सैपियंस ज्ञानी मानव का आविर्भाव 30-40
हजार वर्ष पूर्व माना जाता है तथा उस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। जब होमो सेपियंस आया था ना, तब 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व पहले आया था। तब क्या था, मनुष्य जो था जंगलों में निवास करता था। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक मध्यपाषाण काल, मीजोलिथिक नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में बांटा गया है। पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थित चौतरा नामक स्थान से हस्त कुठार तथा शल्क पाए गए हैं। नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर, महाराष्ट्र के निसावा, आंध्र प्रदेश के गिल्लूर, करीमपुड़ी के तथा तमिलनाडु के वादमदुई, अंतरिम पंकम इत्यादि स्थानों से भी पुरापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। मध्यपाषाण काल में क्वार्टर जाइट के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर, गुजरात के लंगराज, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर में मध्यपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित सरायनाहर, राय, महादहा तथा दमदमा भारत के सबसे पुराने मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं। देखो, जो हमारा सरायनाहर राय है, महादहा है और दमदमा है, ये क्या है, पाषाणकालीन स्थल हैं और सबसे पुराने हैं। ठीक है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश में कोरडी हवा, बिहार में चिरांद, कश्मीर में बुर्जहोम, गुप्पकराल तथा असम में स्थित दाओजली हेडिंग प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल हैं। मेहरगढ़ में क्या है, बलूचिस्तान है, उत्तर प्रदेश में कोरडी हवा है, बिहार में चिरांद है, कश्मीर में बुर्जहोम है, गुप्पकराल कहाँ है, बुर्जहोम तथा क्या है, गुप्पकराल है, तथा असम में स्थित दाओजली हेडिंग क्या है, प्रमुख है, नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मध्य पुरापाषाण काल में आग तथा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या है, आग का आविष्कार हुआ है, तथा नवपाषाण काल है उसमें पहिए का आविष्कार हुआ है। ठीक है। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्यपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है। जो पशुपालन का जो प्रारंभिक साक्ष्य है ना, वो कहाँ है, आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। पर मनुष्य ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो पशु था जिसको पालतू बनाया ना, तो उसको किसको बनाया था, कुत्ते को बनाया था ना। और तथा सबसे पहले जो तांबा धातु का प्रयोग किया, सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो थी तांबा। ठीक है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। जो मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम औजार बनाया गया वो कौन था, कुल्हाड़ी था। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को मानी गई है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी। यह सभ्यता उत्तर में मांडा कश्मीर घाटी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तथा पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल हैं। अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल, राजस्थान में कालीबंगा है, हिसार हरियाणा जिले में बनावली, चंडीगढ़ पंजाब के समीप रोपड़ में स्थित है। लोथल से सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक है तथा यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो दाईं से बाईं ओर लिपि लिखी जाती है उसे क्या कहते थे, पिक्टोग्राफिक कहते थे, है ना।
जो उत्तर प्रदेश में हमें कोल्डी हवा मिला है ना, वो वहाँ पर क्या है, चावल के साक्ष्य मिले हमको, ठीक है। अब इनका नगर नियोजन जानते हैं हम लोग, नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशिष्टता नगर नियोजन तथा जल निकासी व्यवस्था थी। नगरों के उच्च भाग को नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा जाता था। देखो, जो नगर का उच्च भाग होता था ना, सबसे ऊपर का भाग, उसे क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। और जो निचला भाग होता था ना, उसे क्या कहते थे, निचला नगर कहते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगा जो था, तो वो क्या था, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। जो कालीबंगा था ना, वो क्या था, निचला शहर था, और जो जिसमें उसमें जो रहते थे ना लोग, उसकी उनकी सुरक्षा के लिए क्या था, बाहर से भी क्या था, कवच दिया हुआ था, है ना, बाहर से भी क्या था, किलेबंदी थी, ठीक है। जानते हम लोग हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था, ठीक है। इसका जो उपयोग है किसके लिए किया जाता था, अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। अब जानते हैं कि हम सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जो जीवन था वो कैसा था। परिवार समाज पर आधारित था, ठीक है। परिवार समाज का आधार था। जो परिवार होता था ना, वो क्या था, समाज का आधार होता था, है ना, जो संभवतः मात्र सत्तात्मक था, यानी माता क्या थी, सर्वमान्य थी, ठीक है। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। जो वहाँ पर जो लोग रहते थे ना, जिससे जो ह्यूमन रहते थे, मनुष्य रहते थे, वो क्या थे, वो कुछ शाकाहारी भी थे और क्या थे, कुछ मांसाहारी भी थे। और जो दोनों का बच्चन करते होंगे वो क्या होंगे, सर्वाहारी भी होंगे, है ना। आमोद प्रमोद का साधन जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत इत्यादि थे। हड़प्पा निवासी ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सबों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। सबों को जो दफनाने की प्रथा थी, क्या थी, प्रचलित थी, ठीक है। अब इनमें हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। सभ्यता लोगों मात्र देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। गोबर वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नाग की भी पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का भी पता चलता है, ठीक है। जो धार्मिक व्यवस्था थी इनकी क्या थी, इनमें मात्र देवी की पूजा करते थे ये लोग। गोबर वाला सांड जो था इनमें विशेष था, और नाग की भी पूजा होती थी, तथा पशुपति यानी शिव जो है हमारे भगवान शंकर शिव हैं, उनकी भी पूजा का प्रचलन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन कैसा था, जानते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिलती है। गेहूँ, नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 कपास, नंबर 4 खजूर, नंबर 5 तरबूज, नंबर 6 मटर, नंबर 7 राई, नंबर 8 सरसों एवं नंबर 9 तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यही प्रारंभ हुई थी। इसी कारण यूनानियों ने इसे सिंडास कहा है, ठीक है। विश्व की सबसे पहली खेती जो थी वो कहाँ, यहीं पर प्रारंभ हुई है ना, इसीलिए यूनानियों ने इसको क्या कहा, सिंडास कहा। बैल, भेड़, बकरी आदि पशु पालतू थे। घोड़े का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। जो घोड़े के साक्ष्य वो कहाँ नहीं मिले, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। लोगों का मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुक्रम, मोहर निर्माण तथा बाँट बनाना सम्मिलित थे। अब इनके जानते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार के संदर्भ में मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन अभिलेखों से मेलुहा, दिलमुल को बहरीन भी कहते हैं ना, तथा माकन का उल्लेख मिलता है। मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। मोहनजोदड़ो था ना, उसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे वो क्या थे, व्यापार का क्या थे, प्रसिद्ध केंद्र थे। कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति युक्त मोहर से यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध था।
जो मेसोपोटामिया था और हड़प्पा था उनके बीच क्या था, घनिष्ठ व्यापार संबंध भी था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के नहीं मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या है, सिक्के हमको नहीं मिले। ठीक है, तथा वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। जो वस्तु का मतलब कि कोई जैसे हम लोग वस्तु विनिमय का मतलब हुआ जैसे हम लोग ने उनको चावल दिया है ना, उनसे हमको गेहूँ लेना तो क्या हम लोग चावल को दे देते थे, दूसरे लोगों से क्या होते गेहूँ ले लेते हैं, है ना। इसी पर वस्तु का विनिमय होता था। ठीक है, भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में ही पाई गई है। जो भारत में जो चांदी पाई गई है ना, वो सर्वप्रथम कहाँ मिली है, हड़प्पा के सभ्य स्थलों में ही पाई गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है, यानी वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल के दो भाग थे, एक ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक। आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे। जो आर्य सर्वप्रथम आए थे ना, मध्य एशिया के जो निवासी थे ना आर्य, वो कहाँ थे, सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब वाले इलाके में कहाँ थे, बसे थे, है ना। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। जो मैक्स मूलर था ना, उसने क्या किया है, आर्यों को बताया है कि मध्य एशिया को उनका मूल निवास क्या है, माना है। ठीक है, अब इनकी हम लोग आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। गाय मुद्रा की परिचायक थी, घोड़ा उपयोगी पशु था। घोड़ा जो क्या था, उपयोगी पशु था, और गाय मुद्रा की क्या थी, परिचायक थी। आर्य रथों का प्रयोग करते थे। आर्य जो थे, है ना, देखते हम लोग आर्य जैसे दशरथ हुए ना, वो क्या थे, आर्य थे। हमारे श्री रामचंद्र है वो भी क्या थे, आर्य थे ना। तो ये लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध में क्या था, रथों का ये लोग प्रयोग करते थे। वे बाघ, मछली, नमक, चावल, लोहा तथा चांदी से अपरिचित थे, है ना। ये जो बाघ थे, बाघ से, मछली से, नमक से, चावल से, लोहा तथा चांदी से क्या थे, अपरिचित थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकर, बुनकर, बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख थे। ठीक है, देखते हम लोग इनकी सामाजिक व्यवस्था। इनका जो समाज था, समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक विभाजन कर्ममूल था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। इनका जो समाज था ना, वो क्या था, पितृसत्तात्मक था, यानी पिता के नाम से ही क्या करते थे ये लोग, पिता को क्या कहते थे, उनका नाम चलता था, है ना। उनका समाज था ना, वो कर्म मूल पर आधारित थे। जो जैसा कर्म करेगा उसी वर्ग के आधार पर उसको क्या करते थे, उसका जो पद था वो निर्धारित किया जाता था। इनके में बाल विवाह, तलाक तथा सती प्रथा होती थी, है ना, जाति प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा, इन सभी का क्या था, कोई भी प्रचलन नहीं मिलता है। ठीक है, जो महिलाएं सदी नहीं करती थी, है ना, अविवाहित रहती थी, उन्हें क्या कहते थे हम लोग, अमाजू कहते थे। अब जानते हैं इनकी हम राजनीतिक व्यवस्था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था। जो एक संपूर्ण कबीला होता था इनका, वो क्या कहलाता था, जन कहलाता था। तथा कबीले का प्रधान राजन होता था। सभा, समिति, विदित आदि संस्थाएं राजाओं पर नियंत्रित रखती थी। परिवार के समूह को ग्राम तथा ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। जैसे आजकल हम लोग नहीं देखते, ग्राम अपने गांव में क्या होता है, चुनाव होता है, तो जो चुनाव जीतता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान कहते हैं ना। उसी प्रकार जो वहाँ तब प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, ग्रामीण कहा जाता था, है ना। और जो कबीला का जो सरदार होता था उसे क्या कहते थे हम लोग, जन कहते थे। ठीक है, उनकी उन पर जो नज़र रखता था, है ना, वो कौन थे, सभा थी, समिति और विदित थे। अब इनकी हम लोग देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वैदिक काल था इनका ना, जो इसमें क्या थे, इंद्र क्या थे, महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था तथा तीसरा प्रमुख देवता वरुण था। वरुणस्त्र नैतिकता का स्वामी था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ द्वारा, हाँ